हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS क्लासेस। आज हम क्लास 10 से सिविक्स का फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। कैसे हमारी जो कंट्री है वो फेडरल है, फेडरल कैसे दिखाई देती है। तो द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर ए टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। मालूम ही है ये तो सबको कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारी गवर्नमेंट को दो गवर्नमेंट्स में डिवाइड किया है, यूनियन और स्टेट। जब हमारा जो इंडिया था, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम क्या था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था। ना कोई जानता था कि हमारी इंडिया फेडरल है या नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी डेमोक्रेसी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी इंडिया जो है फेडरल है, क्योंकि जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी उस टाइम हमारी केवल दो ही गवर्नमेंट बनी थी, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1990 में थर्ड टायर को इसमें ऐड कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट में। A third tier of federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत जो विलेज में होती है गवर्नमेंट, एंड म्यूनसिपैलिटीज़ जो हमारे टाउन या कहेंगे कि सिटीज़ में जो होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारी जो पावर्स हैं डिवाइड की हुई हैं यूनियन गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में। दीज पावर कम अंडर 3 लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट बताई गई हैं कि इनके जो जो लिस्ट हैं उस लिस्ट में ये वर्क ये डिपार्टमेंट आते हैं कि उसको केवल कहेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट देखेगी या स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो फर्स्ट लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। इसके सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इन चीज़ों के देखने का डिपार्टमेंट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। करेंसी है, करेंसी डेली चेंज नहीं होगी। करेंसी हमारे यहाँ जैसे रुपया चलता है तो रुपया ही है, पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसमें चेंजिंग अगर होती भी है तो केवल उसकी पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो ही इस करेंसी को चेंज कर सकती है और कुछ भी ऐड कर सकती है उसमें। बैंकिंग का भी पावर उसी के पास है, एटॉमिक एनर्जी का भी उसी के पास है पावर। एंड ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन पास द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट मेंटेनेंस द यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये अपनी जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, वो अपने इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है और उसमें चेंजिंग ला सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हम जो कहेंगे कि फैसिलिटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन सब्जेक्ट्स पर अपने लॉ पास कर सकते हैं। स्टेट लिस्ट में के सब्जेक्ट हैं लोकल इम्पोर्टेंस सच एज ए पुलिस, ट्रेड, कमीशन एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये डिपार्टमेंट किसके पास है? स्टेट के पास में। कि कहीं पे भी अगर सिंचाई में कहीं पानी की कमी है तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी। एग्रीकल्चर में कहीं प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी वो अपना काम करेगी, ट्रेड को देखेगी। क्योंकि और देखिए पुलिस भी उसी के अंडर आती है, क्योंकि हर स्टेट की जो पुलिस होती है वो अलग अलग होती है। द स्टेट गवर्नमेंट alone can make law relating to subject mentioned in the state list। इसके जो लॉज हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। इसके जो डिसीजन है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग होती है। नेक्स्ट लिस्ट आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। इस लिस्ट में इन द इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। अब जो कंकरेंट जो लिस्ट है हमारी, उसमें क्या है, ये जो सब्जेक्ट है, ट्रेड है, मैरिज है, एडप्टेशन है, सक्सेशन है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, इन सबको का काम जो देखती है, इन सब पे जो लॉ बनते हैं वो हमारी करंट लिस्ट के अंडर आते हैं।
और ये बनाते कौन है? बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंटेन्ड इन दिस लिस्ट। अब ये क्या है, इसके जो लॉज बनते हैं इनमें दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी। रेजिडिशरी लिस्ट, इसमें क्या है कि सम न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड नाउ एंड दे वर not maintained in past, so for those type of subject we make registry list in it in include computer software and artificial intelligence etc। क्या था, जब हमारा इंडिया जब कहेंगे इंडिपेंडेंस हुआ था, तब उस टाइम तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1949 में तैयार भी हो गया था, लेकिन जब तक क्या था, ये जो सब्जेक्ट हैं वो वहाँ इंक्लूड नहीं थे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाद में डेवलप हुई, अब उसके भी तो लॉ बनेंगे, तो ये बाद में इंक्लूड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अंडर कर दिए गए इन सब्जेक्ट्स को। जो इंडिया में नए लॉज बनाए गए वो दिए गए, यूनियन गवर्नमेंट है पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर दिस लिस्ट। इसकी जो पावर दी गई वो यूनियन गवर्नमेंट को दी गई, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे वो बाद में इंक्लूड हुई है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाने के लिए। अब आते हैं, देयर आर सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और अदर भी पॉइंट्स हैं, जैसे द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोड्यूसर्स। जुडिशरी क्या करती है, उसका वर्क क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लड़ाई होती है, उसकी जो लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको लागू करना, सभी से उसी के अकॉर्डिंग वर्क कराना और अपना डिसीजन सुनाना। तो ये क्या एक जुडिशरी का वर्क है। इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूट about division of power, the high court and supreme court make a decision। अब कभी कहते हैं कि अगर लड़ाइयाँ हो जाती हैं दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, उनके कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिसीजंस पे, तो इस अगर डिसीजन की किसका मान्य हो, यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसका जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है उसको ही माना जाता है। अगर किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किसी बातों को में मतभेद होते हैं, तो उसका जो मेन डिसीजन होता है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन कीजिए जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है। तो उसमें हम ये आंसर में लिख सकते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मैनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हमें मालूम है कि उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उसमें किसी की बाउंडेशन नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। उस बिना जो भी वो अपने लॉज बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है, वो खुद ही बनाता है, अप्रूवल खुद ही देता है। स्टेट जो असेंबली है वहाँ की वही सब काम करती है। जैसा कि 370 जो आर्टिकल है उसकी लॉ के अकॉर्डिंग ये है, पीपल हु डू नॉट हैव परमानेंट रेजिडेंस इन दीज स्टेट कैन नॉट बाय हाउस और लैंड हियर। जैसा मालूम है वहाँ अगर किसी का परमानेंट हाउस नहीं है, रेजिडेंस नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग अपना एक घर और या कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, या अदर स्टेट के लोग भी वहाँ जाके अपने लिए मकान या कोई भी जगह नहीं खरीद सकते हैं। The area which are too small to become an independent state but which could not be merged with other existing state like Chandigarh, Delhi, etc. are called union territories। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है? यूनियन टेरिटरीज ये क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज यूनियन टेरिटरीज। तो वो एरिया, वो छोटा एरिया जो इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है लेकिन किसी कारण से नहीं बन पा रहा है और ना ही किसी अदर स्टेट के साथ वो मर्ज हो पा रहा है, तो वो क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरीज उसे बना दिया गया। लाइक यहाँ जैसे चंडीगढ़ दिया है, दिल्ली है, ये
देखेंगे ज्योग्राफिकल, अगर इसको देखें तो इसका जो एरिया है वो कम है, वो एक स्टेट नहीं बन सकता है, लेकिन उसे यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। सेकंड हम देखेंगे लक्षद्वीप है, अंडमान लक्षद्वीप जो है द्वीप है वो आइसलैंड है, लेकिन उनके बीच में क्या है, हम वो छोटे हैं लेकिन उनको लाके उनको हम मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में जो कहेंगे कि जो समुद्र का रास्ता है वहाँ पानी है, उसको खींच के लाके तो उसके पास मर्ज नहीं कर देंगे पास में गोवा वगैरह के पास, तो वो एक स्टेट नहीं बन पाएंगे और वो यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत रख दिए गए। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कैसे होती है फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स स्टेट, द स्टेट दोज आर मेड फॉर पीपल हु स्पोक सम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, दीज स्टेट इंक्लूड नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। इट एक्चुअली मेड द कंट्री यूनाइटेड एंड आल्सो मेड ए एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। जैसा कि अभी मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले भी कि हमारी जो लैंग्वेज है, एक ही जगह पे बोलने वाले लोग जब एक ही जगह पे रह रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ को समझना बहुत इजीली होता है, और वहाँ की जो स्टेट है वहाँ का जो वर्क कराती है स्टेट, वो भी अच्छे से करा सकती है क्योंकि उन्हें इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो समझने वाले लोग हैं एक ही लैंग्वेज को समझ रहे हैं। नागालैंड के लोग हैं, उत्तराखंड के हैं, झारखंड के हैं, वो एरिया में सेम एक ही लैंग्वेज के को जानने वाले लोग हैं, समझने वाले हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ की जो स्टेट है ये, तो वहाँ ईजियर हो जाता है वर्क कराना। लैंग्वेज पॉलिसी, इट इज़ द सेकेंड टेस्ट फॉर यूनियन फेडरेशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। देखिए सेकंड जो टेस्ट है इंडियन फेडरेशन का, वो क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारी लैंग्वेज को एक वन लैंग्वेज को एक कहेंगे कि नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया कि बट हिंदी इज द मदर टंग, क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, जो केवल 40% जो इंडियंस हैं वो बोलते हैं उसको। सिंस देयर वर मैनी सेफ गार्ड ऑफ अदर लैंग्वेज, लेकिन और भी लैंग्वेज हैं जो, अब बताइए 40% तो केवल हिंदी बोल रहे हैं और 60% जो पीपल हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो अदर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। देयर आर अदर 21 लैंग्वेज एक्सपेक्ट हिंदी रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो अदर 21 लैंग्वेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंडर रख दिया, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, और हिंदी को भी मदर टंग है इसलिए उसको 40% ही इंडियन हमारी लैंग्वेज को बोलते हैं। When use of English language was stopped for official work in 1965, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस में यूज़ हो रही थी वर्क करने में, वो 1965 में क्या हुआ, उसको बंद कर दिया गया। However, many non-Hindi speaking demand the use of English as official language, then English got status of official language। तो जो लोग थे नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले, उन्होंने डिमांड रखी कि हम अगर ऑफिस में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना बंद कर दिया जाएगा तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो उनकी डिमांड पे इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया कि ठीक है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हमारी वो इंग्लिश रहेगी। बट हिंदी इज ऑल्सो यूज विद इंग्लिश इन ऑफिस फॉर ऑफिशियल वर्क, लेकिन हिंदी भी इंग्लिश के साथ साथ ऑफिस में यूज़ की जाएगी ऑफिशियल वर्क में। There is choice for any candidates to give examination in any of the 21 languages for central and state governments position। ये कैंडिडेट जो भी एग्जाम देने जाएंगे वो 21 जो लैंग्वेज हैं उसमें दे सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ का स्टूडेंट होता है उसको परमिशन दी जाती है कि आप अपनी लैंग्वेज में उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जो 21 लैंग्वेज हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन में जो टेस्ट होते हैं या एंट्रेंस कहेंगे एग्जाम्स होते हैं, उसमें कैंडिडेट को चॉइस रहती है कि वो अपनी लैंग्वेज को चूज कर सके। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू देयर % ऑफ एरिया स्पोकन लैंग्वेज। हर स्टेट में अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलने का अधिकार है। वो अपनी जो एरिया है वहाँ पे चाहे वो हिंदी बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ बोल सकता है, उसे परमिशन है
वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है कि उसे क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। इंग्लिश एक्ट एज ए मीडियम इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो इंग्लिश एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट तो अलग अलग होगी और अलग अलग लैंग्वेज वाली होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जब उसकी बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा, वो कैसे होगा, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके माध्यम से वो अपना काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक मेरे ये बताए हुए आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, share and subscribe my channel.